अच्छा, थैंक यू अमन जी। मित्रों, एक बार फिर से आप सबको मेरा नमस्कार और मैं ख़ास तौर पर अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ दशरूपक वाराणसी, 9 लिम्स मुंबई, रंग विदूषक भोपाल और मोशन पिक्चर लर्नर्स, इन 4 संस्थाओं को वाराणसी थिएटर नाम के इस प्लेटफॉर्म का जो आयोजन है वो अपने आप में अद्भुत है। आज उसका तीसरा दिन है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं पहले दिन से इसमें शामिल हूँ। इस पूरे अभियान के केंद्र में जो युवा साथी हैं, अमन जेटली हैं, सुमित श्रीवास्तव हैं, उन सबको मैं निश्चित रूप से इस ज़बरदस्त सफलता की बधाई देना चाहता हूं। और प्रेरणा के स्रोत के रूप में मेरे गुरु बंसीदास स्वयं मौजूद हैं, जो इस वाराणसी थिएटर प्लेटफॉर्म की ही नहीं बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी पहलकदमी से एक ज़बरदस्त अभियान पूरे देश में शुरू हुआ है। थोड़े दिनों पहले रंग विदूषक ने इस तरह का एक ऑनलाइन लाइव कार्यक्रम शुरू किया और अभी तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं तो 50 संस्थाएं इस तरह के कार्यक्रम चला रही हैं। तो एक ऐसा पैंडेमिक, एक ऐसी महामारी जिसने कि संभवतः पूरे जीवन को ठप कर दिया था और अभी तक न केवल हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में इस महामारी का प्रभाव बाकी है। किसी न किसी फॉर्म का लॉकडाउन लगातार चल रहा है। इस पूरी महामारी के सेंटर में एक ऐसा एस्पेक्ट था निश्चित रूप से जो सबसे ज़्यादा अवसाद पैदा करने वाला, कि आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी थी, सोशल डिस्टेंसिंग करनी थी। अब ये डिस्टेंसिंग जिन पर सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव डालेगी उसमें कलाकार भी शामिल हैं। कलाकारों का पूरा जीवन सामुदायिक परिघटना के तौर पे होता है। कलाकार निश्चित रूप से एक समुदाय के लिए रचता है, समुदाय के बीच में रचता है। और वैसी परिस्थिति में ऐसी महामारी निश्चित रूप से उनके लिए बहुत ही परेशानी कारक थी और है। लेकिन जैसा हमेशा से होता आया है कि हर मुसीबत में, हर परेशानी में एक अवसर भी छुपा होता है और जो वास्तविक तौर पर जो इनोवेटर्स होते हैं, जो इनोवेट करना जानते हैं, जो परिस्थितियों को सही तरीके से जज करके उसके अनुकूल समाधान की तलाश कर सकते हैं, ऐसे लोग हमेशा एक नया और विलक्षण समाधान लेकर आते हैं। निश्चित रूप से ये फेसबुक लाइव या इस तरह के जितने भी किस्म के डिजिटल इंटरवेंशंस हैं, ये प्रेक्षागृह के भीतर या मुक्त स्थल पर कलाओं के प्रदर्शन और कलाओं के कार्यक्रम का विकल्प नहीं हो सकते। उनकी जो खूबसूरती है, उनका जो सौंदर्य है, उनको कोई भी दूसरी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी समय का ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया जा रहा है और इस बात के लिए मैं इस आयोजक मंडल को पूरी तरह से बधाई देता हूं। इस पहलकदमी के केंद्र में बंसीदा हैं और इसलिए मैं कहता हूं कि जो पुराना चावल होता है पथ्य उसी का दिया जाता है। तो बंसीदा, आपने फिर से ये साबित किया है कि पुराने चावल की कितनी ज़रूरत होती है। ये जो वाराणसी थिएटर का जो आयोजन है, कलाओं में लोक तत्व, बहुत खूबसूरत तरीके से ये पूरा आयोजन शुरू हुआ। कला, लोक और तत्व, ये 3 शब्द और इन 3 शब्दों को लेकर के ये पूरा आयोजन चल रहा है। बीज वक्तव्य के तौर पर गुरुजी गौतम चटर्जी साहब ने बहुत ही पांडित्यपूर्ण तरीके से
बहुत ही शानदार बीज वक्तव्य रखा, एक बड़ी अच्छी शुरुआत उन्होंने कर दी और इसके लिए न केवल उनको साधुवाद देता हूँ, बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि कलाओं में जो कलाकार हैं वो जानते हैं कि एक अच्छी शुरुआत जो है वो सफलता के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है। तो गौतम दा ने वो अच्छी शुरुआत दे दी है। कहते हैं कि नाधा तो आधा, तो आपने इतना सुंदर नाधा कि ये आधा तो पार हो गया है। मेरा जो विषय है वो बहुत ही सीमित है, मुझे अपने विषय के भीतर में ही रहना है। और यहाँ फिर से मैं एक बार सुमित को थैंक्स कहना चाहूँगा कि एक आयोजक के तौर पर उन्होंने ये बड़ी अच्छी योजना रखी कि विषय को तरीके से डिज़ाइन किया, वक्ताओं के साथ पहले से संपर्क किया और उस तरह से करके ये पूरे आयोजन को एक बड़ा ही स्ट्रक्चर देने की कोशिश की, एक सुनिश्चित आकार देने की कोशिश की है। गौतम दा ने कमाल ये किया कि अपने बीज वक्तव्य के दौरान उन्होंने शायद कला के लगभग सभी अंगों को स्पर्श करने की कोशिश की। अलग अलग जितने भी प्रकार की कलाएं हो सकती हैं उन सभी कलाओं में प्रवेश करने की चेष्टा की और जो नाट्यशास्त्र का उनका पांडित्य है वो तो सबके सामने बिल्कुल जग जाहिर ही था। मेरा विषय है कलाओं में लोक का तात्पर्य। ये बात जो है, ये जो लोक का तात्पर्य है, इस बात को भी गौतम दा ने अपने बीज वक्तव्य में बड़े अच्छे से रखा और ख़ास तौर पर उन्होंने लेवाई स्ट्रॉस का जिक्र किया, बताया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किस तरीके से लेवाई स्ट्रॉस ने पहली बार ये जो फोक है उसको जनमानस या कहें कि शास्त्रीय चर्चा के केंद्र में लाने की चेष्टा की और इसका असर पूरी दुनिया पे हुआ। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। मैं भी अपनी बात की शुरुआत कमोबेश वहीं से करना चाहता हूँ। लेवाई स्ट्रॉस जो कि मूलतः बेल्जियम के रहने वाले फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, नृतत्व शास्त्री थे और द्वितीय विश्व युद्ध को हम जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में शायद जैसी विभीषिका थी वो न उसके पहले कभी इतिहास में उसकी कल्पना की जा सकती है और भगवान करे कि उसके बाद भी कभी उस तरह की विभीषिका फिर दोबारा कभी हो। आज हम सब जानते हैं कि तकरीबन 7 करोड़ से ज़्यादा लोग दुनिया भर में, और जिसमें दुनिया के सारे महादेश शामिल थे, किसी न किसी रूप में प्रभावित थे। तो दुनिया के सारे महादेश शामिल थे और 7 करोड़ से अधिक लोगों की मौत हुई और उसके अलावा जो बर्बादी हुई और जो जख्म दिए गए, जो घर बर्बाद हुए, जो लोग जख्मी हुए, आजीवन लाचार और अपंग हुए, उन सब की गिनती करना संभव नहीं है। उस द्वितीय विश्व युद्ध में एक और पहलू था जिसके साथ भी लेवाई स्ट्रॉस का बड़ा सीधा रिश्ता था। वो एक फ्रेंच ज्यू फैमिली से आते थे और हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में का जो होलोकॉस्ट था, जो यहूदियों की हत्या का जो षड्यंत्र था और जिस बड़े पैमाने पर वो नरसंहार हुआ, वो नरसंहार अकल्पनीय है। कोई सोच नहीं सकता कि मनुष्य इस तरह की विभीषिका रच सकता है पानी। लेवाई स्ट्रॉस निश्चित रूप से इस पूरी प्रक्रिया के गवाह थे, साक्षी थे और इसने उनके पूरे चिंतन प्रक्रिया को प्रभावित किया होगा। लेवाई स्ट्रॉस ने मूल रूप से लेवाई स्ट्रॉस अपने स्ट्रक्चरलिज्म के लिए जाने जाते हैं और एक और दूसरा सिद्धांत जो हम लोग उनके साथ जोड़कर देखते हैं वो बाइनरी ऑपोजिट्स का है। तो स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो लेवाई स्ट्रॉस इस पूरे नरसंहार को देख रहे हैं एक ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रूप में जो मानव विकास की पूरी प्रक्रिया का अध्येता है, जो उसका जानकार है और अंततः वो इस तरह के नतीजे निकाल रहे हैं। जैसे स्ट्रॉस ने कहा, किताब जो है उनकी
त्रिस्त ट्रोपिक कहते हैं उसको, दरअसल अवसाद का ट्रॉपिक आप कह सकते हैं। कहा कि स्ट्रक्चरली दिमाग में कोई फर्क नहीं होता मानव और मानव के बीच में। स्ट्रक्चरली मानव का मस्तिष्क जो है वो कमोबेश वैसा ही है जैसा सैवेजरी पीरियड में था। वो कहते हैं कि सैवेज माइंड हैड द सेम स्ट्रक्चर एज द सिविलाइज्ड माइंड। आज का जो सिविलाइज्ड व्यक्ति है, जो नागर है, जो संस्कारों से युक्त है, जो शिक्षित है और जो सभ्य है, जिसने सभ्यता के सारे फल चखे हैं, वो और सैवेजरी के ज़माने का जो मानव था, पूर्व मानव, हमारा पुरखा, दोनों के दिमागी बनावट में कोई फर्क नहीं है। तो खैर एक कोनोटेशन तो हम लोग बहुत सीधे सीधे तौर पर इसको रिलेट कर सकते हैं, और वो उसका रिश्ता ह्यूमन वायलेंस से हो सकता है। लेकिन उसके साथ एक और दूसरा जो बड़ा ही सीधा सीधा रिश्ता इस बात से बनता है कि मानव से अलग स्ट्रक्चरली अपनी बनावट, अपनी संरचना के स्तर पर मानव से अलग नहीं है। मेरे दिमाग में एक बात आती है, मैं चाहता हूँ आपसे कोट करूँ। ये स्ट्रॉस की किताब के आने के थोड़ा पहले की बात होगी कि हिंदी का एक महाकवि निराला अपनी एक कविता में, संदर्भ कुछ और ही था, संदर्भ डेफिनेटली अलग था, लेकिन अपनी एक कविता में कहता है, मानव से नहीं भिन्न निश्चय हो श्वेत कृष्ण अथवा वह नहीं क्लिन्न, भेद कर पंख निकलता कमल जो मानव का, वो निष्कलंक हो कोई सर। तो निराला कह रहे थे कि आदमी और आदमी के बीच में फर्क नहीं हो सकता, वो श्वेत और कृष्ण के बीच में फर्क नहीं किया जा सकता। आज जब ये बात मैं आपके सामने कह रहा हूँ तो दुनिया भर में एक नया जो आंदोलन, और इस आंदोलन को सबसे प्यारी बात यह है कि इस आंदोलन को आज का नौजवान चला रहा है, ब्लैक लाइफ मैटर्स। ये ब्लैक लाइफ मैटर्स ये केवल ब्लैक मूवमेंट नहीं है, ब्लैक्स का मूवमेंट नहीं है, ये यूथ का मूवमेंट है, यानी ये फ्यूचर का मूवमेंट है। ये मज़ेदार बात है। और लेवाई स्ट्रॉस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद जब ये कह रहे थे कि स्ट्रक्चरली डिफरेंस नहीं है, तो कैसे कहें तो वो सारे के सारे मानव मूल्य, ऐसे मानव मूल्य जो उससे भी काफ़ी पहले, यानी अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम में, फ्रांस की क्रांति के दौर में जो बिल ऑफ राइट्स हैं, जो चार्टर्स हैं, ये सारे के सारे मूल्य जो धीरे धीरे गढ़े जा रहे थे, मुझे ऐसा दिखता है जैसे 20वीं शताब्दी के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सब के सब एक नया प्लेटफॉर्म एक्वायर कर रहे हैं। एक तरह की सैद्धांतिक विजय जो कि पहले निश्चित रूप से पहले से हो चुकी थी, लेकिन उस सैद्धांतिक विजय को एक मजबूत ठोस आधार, कभी कभी शास्त्रीय आधार और कभी कभी सिद्धांत अथवा कानून का अधिकार का आधार, ये आधार देने का काम, मतलब एक हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पूरी की पूरी 20वीं शताब्दी जो अभी अभी गुजरी है, ये पूरी 20वीं शताब्दी इस इंसान को नए तरीके से गढ़ने या डिफाइन करने की शताब्दी है, ये हमें मानना चाहिए। मैं इस बात की चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लोक पर बात करनी है, मेरा विषय है लोक। कलाओं में लोक को देखूं, इससे पहले मुझे लगता है कि मैं लोक का जो पूरा एक पर्सपेक्टिव है, जनरल पर्सपेक्टिव है, उसको मैं अपने नौजवान श्रोताओं के सामने रखूं। मैं जानता हूँ ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो गुरु हैं और शास्त्री हैं, और ये निश्चित रूप से मेरी धृष्टता है
कि मैं उनके सामने इस तरीके से दावे से कोई बात पेश करूं, लेकिन फिर भी अधिकांश श्रोता जो हैं वो मेरे अनुज हैं और नौजवान हैं, और उनकी दुनिया जो है उसी में हम सब का इंटरेस्ट है। तो इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, ज़ोर के साथ कहना चाहता हूँ कि लोक के बारे में बात करते हुए, लोक के बारे में सोचते हुए हम पुराने गढ़े किसी भी दायरे की तरफ नहीं जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है कि लेवाई स्ट्रॉस की व्याख्याओं के साथ ही रहा जाए। कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी भी तरह के किसी भी पुराने सिद्धांत और चिंतन के आधार पर 2020 का मानव लोक पर चर्चा करे। लोक पर चर्चा करने का हक लोक के हर अंग को है, और उस हिसाब से हम उस अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले कि मैं लोक पर चर्चा करूं, मुझे एक और बात कहनी है लेवाई स्ट्रॉस के संदर्भ से। उनका एक और दूसरा सिद्धांत है जिसको नॉर्मली बाइनरी अपोजिट्स का सिद्धांत कहते हैं। जब बाइनरी अपोजिट्स के बारे में जब बात करते हैं तो लेवाई स्ट्रॉस दरअसल पहली दफ़ा वो कलाओं के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि कलाओं का नेचर क्या है। वो कहते हैं कि ये अक्सर एक नैरेटिव होता है अपोजिट्स के बीच का। अब ये भी आज का मनुष्य, आप सब बिल्कुल आसानी से इस बात को कहेंगे कि साहब ये कोई नई बात तो है ही नहीं। यानी का देखा जाए तो एक नायक होता है तो एक खलनायक होता है। यानी बाइनरी अपोजिट्स का मतलब ये है कि दो मूल्यों के टकराव से ही ये पूरी की पूरी, ये पूरा कला का वितान रचा जाता है। ये बात कहना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं दरअसल एक ऐसे मनुष्य को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ जो लगभग यूनिवर्सल है, लेकिन कुछ भी यूनिवर्सल होता नहीं है। ये बात मुझे बिल्कुल ईमानदारी से स्वीकार कर लेनी चाहिए कि एक आइडेंटिटी नहीं होती है, आइडेंटिटीज़ होती हैं। लेकिन सबसे पहले उस ओरिजिनल बेसिक आइडेंटिटी को देखिए। आज की डेट में ये 26 जुलाई 2020 में जब मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ, तो मोटे तौर पर इस धरती पर तकरीबन 780 करोड़ लोग रहते हैं। ये 780 करोड़ लोग जो हैं ये पृथ्वी के एकदम अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। बहुत ही विपरीत किस्म की भौगोलिक और क्लाइमेटिक कंडीशंस के बीच में रहते हैं। कोई बहुत ही ठंडे प्रदेश में रहता है, कोई बहुत गर्म प्रदेश में रहता है, कोई समंदर के बीच में रहता है, कोई पहाड़ों के ऊपर में रहता है। तो ये 780 करोड़ की जो आबादी है, इसको अपनी आंखों के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम एक ऐसी परंपरा से आते हैं, एक ऐसी परंपरा से जिसने आज नहीं कब, अब से तकरीबन 3000 साल से पहले कह दिया था कि वसुधैव कुटुंबकम। आज नहीं, ये कब कहा, महाउपनिषद में ये जिक्र मिलता है। मैंने सुना है शायद ऋग्वेद में भी इसका जिक्र है। तो इस तरह से अगर कहें तो वो जो कुटुंब है हमारा, हम उस कुटुंब की पड़ताल कर रहे हैं। ये वो कुटुंब है। आज जबकि सुपरसोनिक जेट विमानों के ज़रिए आप लंबी से लंबी दूरी को बड़ी आसानी से तय कर पाते हैं, और 14,000 और 15,000 किलोमीटर को तय करने में 12-14 घंटे लगते हैं। जल्दी ही और भी कम समय लगेगा निश्चित रूप से। तब इस 780 करोड़ की आबादी को, इस 780 करोड़ लोगों को, लोग कहूँ या ना कहूँ मैं रुकता हूँ, लेकिन इन 780 करोड़ मानव जन को विजुअलाइज करना उतना कठिन नहीं है जितना हमारे उपनिषदकार के लिए रहा होगा। एक बात। दूसरी बात, आज का ये मानव 780 करोड़, ये मानव क्या एज ऑफ सैवेजरी से, नवपाषाण काल से, या ब्रॉन्ज एज से, या उसके बाद के दौर में, ब्रॉन्ज एज के बाद के दौर में, जब अलग अलग समय पर, अलग अलग ज़माने में, अलग अलग जगहों पर अर्बनाइजेशन की पूरी प्रक्रिया शुरू होती है, या
नागर सभ्यताओं का उदय शुरू होता है। ये पूरा का पूरा जो इतिहास जो हमारे ठीक पीछे है, हमारी पीठ पर खड़ा हुआ जो इतिहास है, उस इतिहास से कितने अलग परिप्रेक्ष्य में आज हम खड़े हैं, मैं आपको छोटी सी वानगी इसकी देना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें निश्चित रूप से ऐसी हैं जो कि रिलेटिव होंगी, उनको हम लोग बहुत एब्सोल्यूट टर्म में ना देखें, लेकिन फिर भी ये अपने आप में रिमार्केबल फैक्ट है कि मनुष्यों का पूरा कुनबा पहले की तुलना में बहुत आगे बढ़ गया है। 780 करोड़ की जो पूरी आबादी है, इस आबादी का एक यूएन सर्वे के मुताबिक आपको बताता हूं कि इस आबादी का तकरीबन 86.3%, 86.3% साक्षर है। अगर हम 15 साल और उससे ऊपर के लोगों की बात करें तो इनमें से पुरुषों की साक्षरता का स्तर 90% है और महिलाओं की साक्षरता का स्तर थोड़ा कम है, लेकिन 82% है। 82.7% का जो पॉपुलेशन है वो साक्षर है। निश्चित रूप से जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें बहुत कुछ रिलेटिव है। इसी तरह से दूसरी बात कहूँगा कि ये सारे के सारे लोग, 780 करोड़ की ये जो आबादी है, ये बहुत सारे मामलों में कुटुंब की तरह एक दूसरे के बहुत निकट आती हुई आबादी है। निकट आती हुई आबादी है, इसके अपने ख़तरे भी हो सकते हैं, लेकिन इस निकट आती हुई आबादी के साथ एक बड़ी साफ खास बात यह है कि मनुष्य एकदम जो सैवेज पीरियड के पशुता के जीवन से बाहर निकल रहा है। यानी बुनियादी सेवाएं पहले की तुलना में उसके पास कहीं अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। आज का जो मनुष्य है उसके पास आधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है, आधुनिक शिक्षा पहले की तुलना में अधिक मात्रा में उपलब्ध है। आज का जो बच्चा है, जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, वो किसी भी पुराने समय की तुलना में मच इम्प्रूव्ड है। तो ये सारी, यानी कोरोना काल में आप देखें तो ये पहले किसी भी ज़माने में, किसी भी महामारी के दौर में इस तरह की व्यवस्था नहीं रही होगी। ये कल्पना करना ही अपने आप में बेवकूफ़ी मानी जाएगी। हम जानते हैं स्पेनिश फ्लू के समय में दुनिया में कितनी मौतें हुई थी। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया भर में सभी देशों ने सभी जगहों पर कोरोना को एकदम मोस्ट एफिशिएंटली हैंडल कर लिया, लेकिन पुराने किसी भी काल की तुलना में कोरोना महामारी को हैंडल करने के मामले में ये जो मानव समुदाय है उसने निश्चित रूप से काफ़ी बेहतर प्रदर्शन दिखलाया है। मैं एकदम विश्व स्तरीय बात कर रहा हूँ। तो इस तरह की एक बात। दूसरी बात, ये जो पूरा का पूरा 780 करोड़ की आबादी है, ये आप अगर इसको आज देखें 2020 में, बड़ा मुश्किल है कि आप इनके बीच में कुछ बहुत मेजर डिफरेंसेस कर पाएंगे। आप कल्पना करें कि अभी से 100 साल पहले जब आबादी इससे थोड़ी कम होगी, थोड़ी क्या आधी होगी, आधी से भी कम होगी, लेकिन तब क्या ये मुमकिन होगा कि आप साइबेरिया के इंसान को, ऑस्ट्रेलिया के इंसान को और इंडिया के इंसान को और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इंसान को, यानी किसी भी इन सब को बिल्कुल एक तरीके से खड़े होते चलते देखते होंगे? हम सब लोगों को इस बात से शिकायत हो सकती है, लेकिन फैक्ट ये है कि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों में एक किसी मानक को तय करके उसको फॉलो किया है, स्टैंडर्डाइज किया है। यहाँ तक कि भारतीय वो बुशर्ट पहन रहे हैं जो पश्चिम में किसी देश में जिसकी इजाद हुई होगी, और अफ्रीका में भी वही बुशर्ट पहना जा रहा है और साइबेरिया में भी। तो ये अपने आप में उस लोक को परोस रहा हूँ आपके सामने, जिस लोक को देखकर, जिस लोक के लिए ये हमारे युवा कलाकारों को अपनी कला रचनी है। तो ये वो लोक है। और मैंने जैसा कहा, इसमें ढेर सारी बातें ऐसी हैं जो कि इतने छोटे से वक्तव्य के दौरान शायद
उन पर चर्चा करना धृष्टता होगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी कभी भी हम लोग इस तरह के किसी ऐसे स्टैंडर्ड को गढ़ने या बनाने की बात करते हैं तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि इसकी भी अपनी सीमाएं हैं, इसकी अपनी समस्याएं हैं। और दूसरी बात एक और है कि आइडेंटिटी कभी भी सिंगल आइडेंटिटी हो नहीं सकती, ना होगी, ना होनी चाहिए। अगर ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो वो भी अपने आप में एक कठोर समस्या होगी। लेकिन ये सच्चाई तो है, ये सच्चाई तो है कि मैं भारत का एक नागरिक दुनिया के दूसरे किसी भी देश के किसी भी नागरिक के साथ 1 to 1 बातें कर सकता हूं। मतलब कई ऐसी भाषाएं हैं जिनका स्टेटस ग्लोबल टाइप का है। फ्रेंच है, अंग्रेजी है, कम से कम स्पेनिश है। ये 3 ऐसी भाषाएं हैं जिनको यूनाइटेड नेशंस जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज का स्टेटस देती है। और जब कभी भी यूएन लेवल का यानी मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म पर जब कभी भी कोई कार्रवाई चलती है तो ये 3 भाषाओं का इस्तेमाल होता है। हम जानते हैं कि इससे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं दुनिया में उपलब्ध हैं और हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि हिंदी अपने आप में भी एक बहुत विशाल समुदाय में बोली जाती है। चाइनीज़ का तो कहना ही क्या है, हम जानते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने। लेकिन मैं उन भाषाओं की बात कर रहा हूँ जिन भाषाओं ने कालक्रम से अनेकानेक कारणों से एक नया स्टेटस हासिल किया है। आज अफ्रीका के बड़े मेजर पार्ट में, ईस्टर्न नॉर्दर्न अफ्रीका के मेजर पार्ट में फ्रेंच बोलना उसी किस्म का स्टेटस सिंबल है जिस तरह का स्टेटस सिंबल इंडिया में अंग्रेजी बोलना है। भारत देश में अगर हमें अपने को थोड़ा ऊंचा करना हो समाज में तो हम तुरंत अंग्रेजी पे उतर जाते हैं। लेकिन जो भी हुआ हो, अंग्रेजी ने अपने तौर पर बहुत कुछ खोया, बहुत सैक्रिफाइसेस करके उसने भी अपने को ग्लोबली एक्सेप्टेबल बनाने की एक चेष्टा की है। जो भी हुआ है, इतिहास के साथ एक सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप इतिहास की छीछालेदर तो कर सकते हैं लेकिन आप इतिहास को बदल नहीं सकते। आप उस इतिहास को जैसा है वैसा स्वीकार करना पड़ता है और उसके बाद आगे भविष्य की दिशा तय करना हमारे हाथ में होता है, वो निश्चित रूप से हमारे कंट्रोल में होता है। तो आज ये दुनिया, जिस दुनिया में तकरीबन 6500 भाषाएं बोली जाती हैं, फिर मैं डेटा यूनाइटेड नेशंस का दे रहा हूँ, मतलब ये स्वीकृत भाषाओं की बात कर रहा हूँ, तो ये स्वीकृत भाषाएं हैं दुनिया में। और बहुत सारी भाषाएं जो हैं वो मतलब विकसनशील हैं, विकास की प्रक्रिया में हैं। बहुत सारी बोलियां हैं जिनमें ज़बरदस्त दांव पेंच है, जिनमें बहुत जान है, जिसमें बहुत सौंदर्य है। लेकिन ये सारी की सारी भाषाएं और ये सारा का सारा सांस्कृतिक परिदृश्य जो कि एकदम हर 5 किलोमीटर पर बदल जाने वाला है, चाहे हमारे देश में हो या अफ्रीका में हो, चाहे वो कबीलाई समाजों में हो या वो मध्यकालीन समाजों में हो, हर जगह ये सब कुछ बदलने जा रहा है। बदलता हुआ एकदम कैलिडोस्कोपिक का जो ग्लोब है, उस ग्लोब में बहुत कुछ ऐसा है जो कि फॉर्मेट में बंधता चला गया है। जैसे एक तरह से एक सेट बन गया है जिसमें कि सब लोग धीरे धीरे करके उस ढल रहे हैं। फ़ायदा ये है कि आपस का कम्युनिकेशन बढ़ा है। फ़ायदा ये है कि हॉलीवुड में बैठा हुआ आदमी कला कर्म रच कर रहा है, कला फिल्म बना रहा है, लेकिन उसके सामने केवल हॉलीवुड या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जनता नहीं है, बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए फिल्म बनाता है। और मैं कहूँगा कि भारत का एक नागरिक, एक कलाकार आज जब वो कला कर्म की तरफ जाएगा तो वो किस लोक के लिए काम करे ये उसने तय करना है, उसको तय करना है। और क्यों नहीं वो पूरी दुनिया के लिए करेगा, क्यों नहीं करेगा? निश्चित रूप से आज का जब लोक का जो परिदृश्य है, आज जब हम लोक को चर्चा में लाते हैं तो मैं साफ तौर पर ऐसा मानता हूं कि किसी न किसी रूप में ये इंटरैक्शन, ये कम्युनिकेशन जो है
उसका एक सार्वभौमिक स्वरूप भी है। जब मैं ऐसा कहता हूं तो मैं पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से इस बात को जानता हूं कि कलाओं का जो स्वभाव है, कलाओं की जो प्रकृति है, वो इसके उलट है। कलाओं की जो प्रकृति है वो बहुत दूर तक स्थानीय होती है, लोकल होता है। क्या लोकल को छोड़ना होगा सार्वभौमिक होने के लिए? क्या लोकल और सार्वभौमिक के बीच में संवाद की सूरत पैदा नहीं हो रही है? क्या लोकल और सार्वभौमिक एक दूसरे के साथ मिलकर चलने को तैयार नहीं है? ये सारे सवाल हैं, जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन हाँ, ये है जिसके आधार पर हमें यह तय करना होगा कि जब हम अपनी कला की चर्चा करते हैं, जब हम कला के भीतर में किसी लोक की तलाश करना शुरू करते हैं, तो वैसी हालत में मेरे पास कौन सा पर्सपेक्टिव होना चाहिए? मैं ऐसा मानता हूं कि वो जो कहते हैं कि एके साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, वैसा ही मैं मानता हूं कि जब कलाओं में आप लोक की बात करेंगे तो निश्चित रूप से अपने स्थान विशेष को छोड़ करके किसी सार्वभौमिक सत्य और सौंदर्य की रचना नहीं कर सकते। आप अगर अपने स्थान विशेष से जुड़ के रहते हैं तो आप सार्वभौमिक सत्य की रचना कर सकते हैं। और इस बात को हमने लगातार देखा है। ये सारी बात मैं यहाँ से शुरू इसलिए करना चाहता था क्योंकि जब कभी भी कला में लोक की बात शुरू होती है तो बड़े अजीबो गरीब अंदाज में हम ऐसे शुरू करते हैं जैसे कि कोई अपवाद जिसको कि हम थोड़ी सी जगह दे रहे हैं, जैसे कि हम कला के भीतर में ज़रा सी जगह बना रहे हैं, और वो जगह किसके लिए? लोक के लिए। वाह! जैसे कि लोक जो है वो कलाओं का अपना एक अनिवार्य अंग है ही नहीं, कुछ हम इस तरीके से उसको पेश करते हैं। अक्सर होगा कि हाँ, लोक का भी उपयोग होना चाहिए। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए गुड़ के, ये हो गया। निश्चित रूप से ये लोक को लेकर के एक बड़ी ही, बहुत ही संकुचित अवधारणा है। ये दरअसल इस वजह से हुआ है क्योंकि हम अपने अभिजात के बाहर के लोक को हम नहीं देख पाते हैं। इसलिए अब मैं अपने उस मूल मुद्दे पर आता हूं कि जब हम लोक की बात करते हैं, जब यह भी मैंने ये जो मानव को देखा, सन 2020 का जो मानव है, तो इस सन 2020 के मानव के मैंने कहे कि बहुत सारे लेयर्स निश्चित रूप से होंगे। इनमें कहीं बुद्ध भी और कहीं अंगुलीमाल भी होंगे। इनमें कहीं बहुत बड़े गुणी और ज्ञानी और कहीं पर निपट निरक्षर भी होंगे, कहीं मानसिक रूप से अवसादग्रस्त और कहीं एकदम पॉजिटिविटी से भरा हुआ, सारी चीज़ों को बहुत ही धनात्मक रूप से देखने को तैयार। ये पूरा का पूरा मानव संसार है और इस पूरे मानव संसार के लिए ही यकीन मानिए ये सारी कलाओं को रचा गया है। मैंने जब अपना वक्तव्य जब शुरू किया था तो मैंने गौतम दा का सहारा लिया था, और अब मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आ गया है जब प्रसन्ना सर को भी मैं बीच में ले आऊं। कल उन्होंने बहुत बड़े बड़े सूत्र हम सबके सामने में रखे, और निश्चित रूप से उनको दूसरे तरीके से मैं अपने शब्दों में क्यों कहूँगा जब इतने अच्छे तरीके से उन्होंने कहा। वो प्रसन्ना सर जो हैं, वो जब कला की बात करते हैं तो वो उन्होंने कहा कि कला का सर्जक लोक ही है, बल्कि वो कहते हैं कि कला का सर्जक, उन्होंने शूद्र शब्द का इस्तेमाल किया। वो कहते हैं कला का सर्जक शूद्र है। शूद्र यानी वो जो श्रम करता है। श्रमिक जो है वो नागर सभ्यता की परिधि से बाहर हो गया, और इस कारण से उसको वो दर्जा मिला कलाओं के भीतर, अपवाद वाला जो दर्जा है। लेकिन ऐसा शुरू से नहीं था। निश्चित रूप से हम सभी लोग जानते हैं कि नाट्य शास्त्र की रचना करते समय सबसे पहले और बड़े डंके की चोट पर यह कहा गया है कि ये नाट्य शास्त्र दरअसल उनके लिए रचा जा रहा है जो वेदों से रहित हैं, जिनको
वेदों तक जिनकी पहुंच नहीं है। वेदों के साथ क्या है कि वेदों के साथ अनिवार्य रूप से भाषा या लिपि है। भाषा के बगैर जो सारी विद्या और सारी कलाओं से महरूम हो जाते हैं, उन सभी के लिए ये एक चाक्षुष कला और ऐसी कला जिसमें सब कुछ लाया जाएगा, कोई भी चीज़ को बाकी ना छोड़ेंगे। वो क्यों? क्योंकि दरअसल उस व्यक्ति को जिस तक नहीं था ये सब कुछ, वहाँ तक पहुँचाना था। इसीलिए वो कहते हैं कि न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला न सो योगो न तत्कर्मम नाट्यस्मिन् न दृश्यते। तो नाट्य ऐसा होगा जो अपने आप में सारी कमी पूरी करेगा। ये क्षतिपूर्ति का वेद है। क्षतिपूर्ति का वेद मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये उनके लिए है जिनके लिए और कोई दूसरी चीज़ उपलब्ध नहीं है। और निश्चित रूप से अपने आप में ये कल्पना अपने आप में कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी बात है ये कि कोई छूटे ना, इसके लिए आप एक और चीज़ को रचें। ये तो एक नाट्यशास्त्री की सोच थी और एक नाट्यशास्त्री की बड़ी पॉजिटिव सोच थी। लेकिन शास्त्रों का मतलब कलाओं का रिश्ता, कलाएं जब बनती हैं तो कैसे बनती हैं? जैसा प्रसन्ना सर ने कहा, कलाएं तो मतलब उसको पैशाची कहते हैं, पिशाच वाला काम। पिशाच वाला काम का मतलब क्या हुआ कि वो काम जो है आप केवल पढ़ पढ़ के नहीं सीख सकते, आपको कर करके सीखना पड़ता है। बिना किए आप सीख नहीं पाएंगे। अब जैसे आप अगर गायन करना चाहते हैं तो आपको बार बार गाना पड़ेगा, अगर आप अभिनय करते हैं तो उसमें भी। और इस तरह से ये बात हर कला पे लागू होती है। बल्कि बात की बात में मेरे मन में ये ख्याल आता है कि कई दफ़ा बड़े बड़े विद्वान ऐसा कहते हैं कि ये जो कलाएं हैं ना, ये इनको किसी तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। वो कहते हैं कि नहीं, कलाएं जो है वो बड़ी नैसर्गिक चीज़ होती हैं। यानी कोई बंदा जो है वो पैदाइशी कलाकार होता है। मेरा ख्याल है ये बात अपने आप में विज्ञान सम्मत भी नहीं है। विज्ञान बहुत साफ तौर पर जानता है कि किसी भी एक व्यक्ति का जो विकास है, ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो पूरा प्रोसेस है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेस में व्यक्ति का जो अपना जो एक जेनेटिकली इनहेरिटेड जो क्वालिटीज़ होती हैं, उनका एक बड़ा सीमित सा रोल होता ज़रूर है, निश्चित रूप से होता है। और तो जेनेटिकली इनहेरिटेड क्वालिटीज़ लेकिन अपने आप में कुछ नहीं कर पाती हैं जब तक कि उनको उस तरह का इन्वायरमेंट, उस तरह का परिवेश ना मिले। तो इसलिए वो परिवेश अपने आप में ट्रेनिंग है क्या? ट्रेनिंग और तो कुछ है नहीं। ट्रेनिंग दरअसल आप चाहे जिस भी तरीके से उसको दें, लेकिन वो अपने आप में एक बाहर से प्रदान किया जाने वाला फीचर है जो परिवेश है। अंदर से प्राप्त किया हुआ जो भी गुण है वो आपका अपना इनहेरेंट है, और बाकी जो भी है वो प्रकृति या पर्यावरण ने आपको प्रदान किया है। तो इसलिए कलाएं, अच्छा, कलाओं के साथ एक और दूसरी बात है, एक और बड़ी ज़रूरी बात है। जैसे मैंने पहले कहा कि सार्वभौमिक यूनिवर्सल होने के लिए भी कलाओं का बड़ा ज़रूरी है कि कलाएं स्थानीय हों। जब तक अपने स्थान से न जुड़ेंगी, स्थान को साध लो तो संसार सध जाता है। तो उसी तरह से एक दूसरी बात यह है कि वर्तमान को साधे बगैर कलाएं नहीं चल सकती हैं। कोई कला रचना इसलिए नहीं करता कि मैं अभी लिख कर जा रहा हूँ और मेरे मरने के 50 साल के बाद कोई उसको एंजॉय करेगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता ज़रूर है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ कलाएं ऐसी होती हैं जो शायद अपने समय से थोड़ा पहले पैदा हो जाती हैं, लेकिन ये कला की फितरत तो नहीं है। कलाएं तो इसलिए उपजती हैं, अब बल्कि एकदम पूरे वर्तमान से उपजती हैं। मैं इसलिए इस बात की चर्चा कर रहा हूं क्योंकि मैं इस वर्तमान को लोक के तौर पर देखता हूं। मैं देखता हूं कि लोक का जो एलिमेंट है, जो लोक, यानी अगर हम कहें कि आप कलाओं को अगर एक ऐसे त्रिकोणात्मक स्वरूप में देखने और समझने की कोशिश करें जिसमें
एक वक्ता और एक श्रोता है, यानी एक प्रेषक और एक उसको रिसीव करने वाला श्रोता व्यक्ति है, दर्शक है। और उन दोनों के बीच में कोई एक ऐसी कथा है, कोई ऐसी बात है, कुछ ऐसा तथ्य है। तो ये जो तीन का जो त्रिकोण बनता है, इस त्रिकोण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होगा? बिला शक ये दर्शक है, बिला शक ये लोक है। लोक के अंदर से ही ये रचनाकार भी आया है, कहीं बाहर से नहीं आया। ये रचनाकार अक्सर ये कह सकता है कि साहब मेरे पास मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो मुझे परमात्मा ने कहा है। ये या तो उसकी विनम्रता हो सकती है, या फिर वो जो कलाओं के भीतर की जो एक प्रक्रिया का जो मैजिक होता है, जैसा कि कल फिर मैं प्रसन्ना सर के शब्द उधार ले रहा हूं, उन्होंने कहा वो लीला, वो मैजिक है, वो मैजिक। तो कई दफ़ा एक रचनाकार खुद से बड़ी विनम्रता से कह सकता है कि साहब मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मुझे या तो ब्रह्मा ने कराया है, या ये गणेश ने दिया है, या सरस्वती माँ ने दिया है। लेकिन दरअसल ये सारी की सारी चीज़ें जो कला के भीतर में, कला का जो कथ्य है, वो हमेशा और हमेशा इहलौकिक है, इसी दुनिया का है। हम उसको अभिव्यक्त करने के लिए, हम उसमें प्राण भरने के लिए, शक्ति डालने के लिए अक्सर ईश्वर का उपयोग कर लेते हैं, कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। ऐसा करके कई दफ़ा हम बहुत कल्याण भी करते हैं, कई दफ़ा कल्याण नहीं कर पाते, उल्टा भी करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कथा को निश्चित रूप से वहीं पे पहुंचना है, उसी व्यक्ति तक, उसी लोक के पास जो आज में उपस्थित है। हाँ, अब इसके जो पेचो खम हैं, कलाकारी के जो पेचो खम हैं, बड़े इंटरेस्टिंग हैं। कई दफ़ा तो लोग ऊब जाते हैं। मिर्ज़ा गालिब को याद कर रहा हूँ, गालिब कहते हैं कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। तो गालिब अधीर हो रहे हैं, मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि भाई ज़रा जल्दी असर होना चाहिए। हो सकता है कोई भी रचनाकार ये चाहता है कि मेरी बात उस तक पहुँचे, और जितनी जल्दी हो सके और जितनी ताकत से हो सके उतनी ताकत से मेरी बात उस तक पहुँचे। और आह अपने आप में है क्या? आह तो कला ही है, आह से उपजा होगा गान, पंत जी ने तो कहा ही है। तो ये आह वाली बात जो है, तो कला के साथ ये एक मसला है कि उसमें बहुत कुछ ऐसा है, जैसे प्रसन्ना सर कहते हैं कि कुछ मैजिकल है, कुछ ऐसा हो सकता है जो चांसी है, चांस पर हो सकता है। बंसी कौल एक नया नाटक अगर तैयार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बंसी कौल चाहते हैं कि उनके दिल की हर बात दर्शक तक पहुंच जाए। अब उसके लिए वो जो भी तिकड़म करते हैं, वो जो कुछ भी उठाकर यहाँ और वहाँ और जहाँ और तहाँ से लेकर आते हैं, उसके पीछे का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है संप्रेषण। और ये संप्रेषण एक तो उसकी पहली आवश्यकता है स्थानीयता, और उसकी दूसरी आवश्यकता है उसी वक्त का होना, लोकल और प्रेजेंट। लोकल और प्रेजेंट ये मस्ट है, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए लोक को पूरी तरह से कला के केंद्र में रख करके देखना चाहिए। अब इस पर ज़रा सी बात मैं उसकी करूँगा जो कि जिसकी चर्चा किए बगैर ऐसा लगेगा जैसे कि जानबूझ करके वो जो अभिजात और जो लोक का फ़र्क है उसको निगेट किया जा रहा है। अक्सर हम तो अपने संदर्भ में बात करेंगे, हमारे अपने देश के भीतर में किस तरीके से कलाओं का विकास क्रम बहुत सीधी और सरल रेखा में नहीं होता। इस बात को एकदम गांठ बांध कर रख लेना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कालिदास हमसे इतने पुराने थे तो कालिदास हमसे इन्फीरियर होंगे और मैं नया नाटककार हूँ
तो मैं तो कालिदास से बड़ा होना ही है मुझे, ये ऐसा नहीं होता, ये कभी नहीं हो सकता। कलाओं के साथ एक और दूसरा मामला, मतलब ये ऐसे जैसे सभ्यता विकास क्रम में होता है, सभ्यता विकास क्रम में भी बहुत सारे स्पाइरल मूवमेंट्स ज़रूर होते हैं। हम जानते हैं कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन के बाद कुछ ऐसा होता है कि थोड़े समय के बाद फिर से एक नई शुरुआत होती है और सेकेंड अर्बनाइजेशन शुरू होता है, और सेकेंड अर्बनाइजेशन के बाद भी कोई सभ्यता जो है सो फिर से डिमिनिश होने लगती है, ताकत खोने लगती है, और तब फिर थोड़े समय के बाद फिर से उसमें नई ऊर्जा, नई ताकत, नई जान। लेकिन ये मैं भौतिक विकास प्रक्रिया की बात छोड़ता हूँ। कलाओं में तो साहब ऐसा है कि इसका कोई बना हुआ हिसाब नहीं है कि जो बाद वाला है वो बेहतर होगा और जो पहले वाला है वो बुरा होगा। हकीकत ये है कि इसीलिए कलाएं जो हैं वो अपना एक खास, उनकी प्रकृति जो है उसमें हम लोग जादू ढूंढते हैं। कला का एक और दूसरा मसला ये है, जब कहते हैं कि साहब उसमें उसको स्थानीय होना चाहिए, उसको लोकल होना चाहिए, तो क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि कला में जादू होना ही चाहिए। जैसा प्रसन्ना सर कहते हैं, आप एक अच्छा नाटक देखें तो उसका एक असर अगले चंद रोज़ आपके दिमाग पर होना चाहिए। आपने नसीरुद्दीन शाह को मंच पर अभिनय करते हुए देखा तो आप एक साल के बाद भी कहेंगे कि साहब उफ क्या देखा था। तो ये जो है, ये जो रचना का जो, और दरअसल सच पूछिए तो कलाएं इस तरह का जादू हासिल कैसे करती हैं? कलाएं इस तरह का जादू हासिल करती हैं सिर्फ एक चीज़ के बूते पे। कलाएं जो हैं वो आपको आपके संसार से बाहर निकाल देती हैं। आप अपनी दुनिया को भूल जाते हैं, और कला की जो दुनिया है, कला का जो संसार, जो अभी रचा गया जो संसार है, इस संसार के भीतर में हंसते हैं, रोते हैं, इसी में आप जीते हैं। और बड़ा मज़ा है, कहते हैं वो कि साहब आप रोते भी हैं और भागते भी नहीं हैं, रोते भी हैं और उसके बाद भी आप एकदम उसी ताकत के साथ वहाँ उतने ही इंटरेस्ट के साथ आप उसके साथ बने रहते हैं। वो पाकीज़ा फिल्म में पिंजरे में पड़ा हुआ तोता और मीना कुमारी, और ये दोनों मिल करके, और मीना कुमारी की आवाज़ का वो पैथोस, उन सब को मिल करके आपका दिल डूबता हुआ सा लगता है। और वो सिटी की आवाज़ देती हुई ट्रेन का जाना, लेकिन इसके बाद भी आप अगले रोज़ फिर सिनेमा हॉल में बैठकर उसी फिल्म को देखना चाहते हैं। तो ये जो कला का जो मैजिक, ये जो कला की दुनिया है, ये जो कला की ताकत है, ये तो एक सर्जक, एक रचनाकार, एक ब्रह्मा होने की ताकत है ये कलाकार के पास। अब वो कलाकार जिसका गोल है, ये जिस कलाकार का लक्ष्य है इस तरह की सर्जना, उसके लिए क्या अनिवार्य होगा, क्या ज़रूरी होगा? वो क्या हिसाब बराबर करने के लिए लोक को अपनी रचनाओं में लाएगा कि लोक को जरा जगह देनी है? क्यों करेगा? किसी भी प्रकार का समझौता वो क्यों करेगा? वो सिर्फ और सिर्फ रचना कर रहा है। वो एक ऐसे संसार को रचना चाहता है जिसका बेस्ट सीमेंट, जिसका बेस्ट सरिया जहां मिलेगा वहां से उठाकर ले आएंगे, और नहीं तो क्या। तो इसीलिए मैं कहता हूं, एक लेवल पर जब लोक और कला की चर्चा होती है तो उसका एक पॉलिटिकल कोनोटेशन होता ज़रूर है, निश्चित रूप से होता है। यानी कि आप अभिजात और लोक के बीच में फ़र्क करना चाहते हैं। और अभिजात की बात जब करें तो अभिजात निश्चित रूप से सभ्यता विकास की जो पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया की एक अनिवार्यता है कि इस पूरी प्रक्रिया में एक साथ ऐसा नहीं हो सकता कि सब एक साथ ऐसे उठते हैं। जैसे अब अगर नगर विकास होता है तो नगर विकास की नींव में बैठे हुए श्रमिक होते हैं और विकसित नगरों के भीतर बैठे हुए रचनाकार होते हैं। वो चाहे क्लासिक एरा की बात करें, वो चाहे आज की बात करें, कमोबेश अब जाकर के हम शायद सिद्धांत रूप में इस जगह पहुंच रहे हैं कि जहां पर हम इस तरह के फ़र्क और इस तरह के विभेदों से थोड़ा बाहर उठ सकें और हम कुछ ऐसा
ऐसा कर सकें जिसमें 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 सब कुछ समाहित करने की चेष्टा हो। मैं नहीं कहता कि इसके अंदर जो अंतर्निहित पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स को कभी भी ख़त्म किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। लेकिन कलाकार के लिए ये मसला पॉलिटिकल, मतलब एकदम से सिंपलिस्टिकली प्योरिटिकली पॉलिटिकल बिल्कुल ही नहीं होता। कलाकार के लिए ये पूरा का पूरा मसला, अगर इसको बिल्कुल हमारे अपने शास्त्रों से उठा कर लाएं तो सत्य और शिव और सुंदर का होता है। वो जानता है कि सुंदर को रचने के लिए कल्याणकारी होना पड़ेगा और कल्याणकारी होने के लिए सत्य का साथ देना पड़ेगा, और इसीलिए वो उसी का साथ देता है जहां उसको सत्य शिव और सुंदर के दर्शन होते हैं। लोक का कलाओं में प्रवेश कोई जबरन धक्का मार प्रवेश नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि लोक जो है वो कलाओं के केंद्र में बैठा हुआ शख्सियत है। ये सब कुछ उसके वास्ते ही रचा जाता है। नाट्य शास्त्र के दौर में निश्चित रूप से इसी तरह के स्ट्रैटिफिकेशंस थे लोगों के। दो चीज़ों पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग नज़र जाती है। एक तो जब हम देखते हैं कि नाट्य शास्त्र में वाणी और भाषा की जब चर्चा होती है और वो काकू वाला विवेचन जब चलता है, तो नाट्य शास्त्र एक निर्देश देता है कि साहब नाटक के भीतर में केवल संस्कृत नहीं बोली जाएगी, बल्कि वो सारी भाषाएं बोली जाएंगी। क्यों? ये चीज़ मेरे को बहुत परेशान करती थी। मैंने कई लोगों से, बल्कि सबसे ज़्यादा बहस तो मैंने इस मामले में आसिफ से की, जो भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पढ़ा रहा है, और भी मैंने अपने गुरुजनों से कई दफ़ा पूछा। सबके अपने अपने एक्सप्लेनेशंस हैं और मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। नाट्य शास्त्र के बारे में गौतम दा ने इतनी बात की है और इतना सारगर्भित और इतना मतलब जानकारी से भरा हुआ कि उसके बाद उस पर मैं बस इस बात का जिक्र इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि मुझे उसमें कहीं ना कहीं वो मुद्दा जो लोक वाला है वो जरा सा दिखता है। सवाल है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक खेला जा रहा है और इस नाटक में कुछ लोग संस्कृत बोल रहे हैं, कुछ लोग शौरसेनी प्राकृत बोल रहे हैं, और कई दफ़ा और भी जो भी अलग अलग प्राकृत के रूप हैं वो बोली जाती है। शकुंतला की कल्पना करते हैं जब हम लोग जो कि मूल रूप से अभिजात से आते हैं, हम जब कालिदास के नाटक शकुंतला की कल्पना करते हैं तो मतलब कालिदास के नाटक का जो संपूर्ण सौंदर्य है उसके केंद्र में खड़ी है शकुंतला, और वो शकुंतला संस्कृत नहीं बोलती है। वो शकुंतला अपनी सहेलियों को आवाज़ लगाने के लिए बोलती है ईदो ईदो सहियो। वो प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करती हैं। मैं केवल वहाँ जाना चाहता हूँ। मैं विक्रमादित्य के दरबार में जाकर बैठना, विक्रमादित्य के प्रेक्षागृह में जाकर बैठना चाहता हूँ। मैं महसूस करना चाहता हूँ कि ये जो बहुभाषा प्रयोग के साथ जो प्रस्तुत होने वाला नाटक है, इसका रसास्वादन कौन कर पाएगा? केवल अभिजात। यानी अगर आप पूछें तो वहाँ जो लोक है वो अभिजात को तृप्ति देने के लिए, वो एक तरह का वेरिएशन, एक तरह की विविधता के लिए है। इस पर विवाद हो सकता है क्योंकि मैं एकदम से कपोल कल्पना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का परिवेश था उसमें संस्कृत का आनंद, अगर मान लें कि उसमें अगर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो या स्त्रियां बैठी हों, तो स्त्रियां अगर संस्कृत नहीं जानती हों तो वैसी हालत में उनके लिए तो स्वाद केवल उन्हीं संवादों का होगा। तो ये लोक का वो प्रयोग जो कि उस समय की सीमा थी। कालिदास जिस वर्ग के लिए अपने नाटकों की रचना कर रहे थे उस वर्ग से बाहर कैसे जा सकते थे? उस वर्ग से बाहर का समुदाय उनके लिए उपलब्ध कहाँ था? आज जब हम 780 करोड़ आबादी को शिक्षित पा रहे हैं तब हमारे सामने ये नई चुनौती है कि हमारे को ये ज़रूरी है कि हम कैसे जो नीचे है, जो ऊपर है, जो लेयर्स हैं, उन लेयर्स के बीच में कलाएं किस तरीके से काम करेंगी, ये आज का सवाल है।
कि आज के 21वीं शताब्दी के कलाकारों की चुनौती हो सकती है। मैंने शायद अपना समय पूरा कर लिया है। मैं 10 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। लगभग जो कहना था मैं कह चुका। मैं कहता हूँ कि लोक जो है उसका तात्पर्य एकदम से सुनिश्चित नहीं है। आप ऐसा मानकर न चलें कि लोक का मतलब फोक, और फोक भी ऐसा जैसा कि जिसके भीतर में भदेसपन ना मिले। अभिनव गुप्त कहते हैं कि नहीं, ग्राम्य नहीं है वो। ग्राम्य क्यों? क्योंकि ग्राम्य के साथ सेंस क्या है? ग्राम्य के साथ सेंस है मतलब संस्कार विहीन होने का, भदेस होने का। जबकि अभिनव गुप्त उसको प्रतिष्ठा देना चाहते हैं कि अगर वो शिक्षित, वो शास्त्री नहीं भी है तो भी वो रचनाकार है, इसीलिए वो उसको थोड़ा सा अलग रख, उसके लिए जनपदीय जैसे शब्द मिलते हैं। इसी तरह से और भी मतलब अनेक प्रयास हैं कि हम उसको पकड़ सकें और उसको डिमीन ना करें, उसको तुच्छ ना बना के रखें, लेकिन उसको अलग करके रख सकें। ये प्रयास उस दौर से, नाट्यशास्त्र के दौर से चल रहे थे। आखिरी बात मैं जस्ट केवल इतनी सी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में ये जो लोक वाला मसला है, ये लोक का विमर्श है, ये विमर्श किसी न किसी रूप में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हो गया था। मैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को इस रूप में असल पितामह कहूँगा हिंदी के लिए, जो शायद एकदम लोक से ढूंढ करके, मैं उसको तत्व नहीं कहना चाहूँगा, मैं युक्तियाँ कहना चाहूँगा। तो कभी वो मुकरियाँ, तो कभी वो पहेलियाँ, तो कभी वो कथा, तो कभी वो कहावतें, इस तरह की चीज़ों के जरिए भारतेंदु अपनी वाणी को समृद्ध करने के लिए अपनी परंपरा में मौजूद शक्तियों को ढूंढ रहे थे, जो काम पहले भारतेंदु ने शुरू किया। और इसके बाद ये जिस समय लेवाई स्ट्रॉस जैसे लोग दुनिया के स्तर पर ये डिस्कोर्स स्टार्ट कर रहे थे, किसी न किसी रूप में, जैसे गौतम दा ने कहा, बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान लोग भी शास्त्रीय स्तर पर उस विचार विमर्श में गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक ज़बरदस्त किस्म की खोज, जिसको कि ज़रूर रेखांकित करना चाहिए, मैं उसको कहना चाहता हूँ। ये दौर है जबकि आप किसी भी फॉर्म में जाइए, आपको दिखलाई पड़ेगा कि आप कुछ ऐसी चीज़ की तलाश करना चाहते हैं जो कि आपकी रचना को कोई एक नई अर्थवत्ता, एक नई जान प्रदान कर सके। और इस मामले में साहित्य के स्तर पर अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद 2 व्यक्ति का नाम लेना, हालांकि बहुत नाम है और सबको, कोई देहाती दुनिया रचने वाले लोग, वो भी किसी न किसी रूप में लोक से इंटरैक्ट करना चाहते थे, वो मेन स्ट्रीम से बाहर के लोगों से इंटरैक्ट करना चाहते थे। लेकिन मुंशी प्रेमचंद एक तरफ, और बाद में 50 के दशक में वो जो नई कहानी दौर में कई लोग अपने अपने तरीके से आते हैं, उसका सिरमौर जो है सो निश्चित रूप से रेणु है, फणीश्वर नाथ रेणु, जिस आदमी ने दरअसल जो ये सब बहुत सबसे सुंदर, जो कहीं लोगों की नज़रों से ओझल, जो ये वही तथाकथित शूद्र समाज जो प्रसन्ना सर कहते हैं, या जो मैं कहूँ श्रमिक समाज के बीच में जो रचा जा रहा कला सौंदर्य है, रेणु उसको मतलब एकदम तराश कर लाते हैं। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने तीसरी कसम ना देखी हो। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिए और रेणु की कहानियों को पढ़िए। कहानी के स्तर पर अगर बात करूंगा तो उन तक जाता हूं, लेकिन अगर मैं थिएटर की बात करूंगा तो थिएटर के स्तर पर मैं नाम लेना चाहूँगा कुछ बड़े बड़े नाटक निर्देशकों के, हबीब तनवीर, पणिक्कर, बंसी कौल, रतन थियाम, जिन लोगों ने दरअसल ये दरअसल एक आज़ाद भारत के ऐसे नौजवानों की छटपटाहट थी जो किसी एक बने फॉर्मेट से, सॉरी एक नाम जो बहुत बड़ा नाम भूल रहा हूँ, बीवी कारंत का। तो ये आज़ाद भारत के ऐसे लोगों की छटपटाहट थी जो दरअसल इंडिजिनस को रीडिफाइन करना चाहते थे, इंडिजिनस की तलाश कर रहे थे, उनको ढूंढ कर निकाल रहे थे। इन सभी लोगों के जो प्रयास हैं, इन सभी लोगों का जो संघर्ष है,
वो सब एक बराबर महत्वपूर्ण है, किसी को कम बेसी नहीं कर सकते। ये सब ऐसा भी नहीं है कि साहब एक बार इन्होंने कोई एक सिद्धांत निरूपण किया और उस पर चल पड़े। ये लगातार इन लोगों ने लगातार मुसलसल इन लोगों ने प्रयोग किए हैं और इन लोगों ने आज के नए कलाकारों के लिए, थिएटर वर्कर्स के लिए लोक और लोक के सौंदर्य को लेकर के किसी तरह का कोई भ्रम नहीं छोड़ा है। ध्यान कीजिए कि हबीब तनवीर पहले पहल आगरा बाजार जैसी चीज़ रचते हैं, मतलब वो लोक को एकदम से जैसा है वैसा, एकदम स्वभावानुसार, जो लोक धर्मिता जो कहते हैं, उस पैटर्न की रचना कैसे शुरू करते हैं और उसके बाद उनका दिल नहीं भरता और वो चले जाते हैं। बल्कि कितना रिस्क है ये कि वो छत्तीसगढ़ में माचा का दल तैयार करते हैं और उसके साथ वो ऐसी ऐसी चीज़ों को ढूंढ कर बाहर निकालते हैं। दरअसल वो एक तरह से एक प्रक्रिया रचना चाहते हैं कि जो नागरिक है, आधुनिक भारतीय नागरिक जो है, जो तथाकथित सुशिक्षित मध्य वर्ग है, उसको वो शिक्षित करना चाहते हैं अपने इन छत्तीसगढ़ के माचा कलाकारों के माध्यम से, और बहुत सफलतापूर्वक। पणिक्कर के पास एक कहीं ज़्यादा बड़ी समृद्ध दुनिया थी, क्योंकि उनके सामने में दक्षिण भारत में वो नाट्य शास्त्र की ही परंपराएं, जिनको 12वीं 13वीं शताब्दी में लोक और शास्त्र के बीच का जो इंटरेक्शन चलता है, जो लोक और शास्त्र एक दूसरे के साथ लगातार जद्दोजहद करता है, जो गूंथता है, उस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि मोहिनीअट्टम और कुडियाट्टम, इसी तरह से कथकली और यक्षगान की परंपराएं, और ये सारी की सारी परंपराएं जो लगातार निरंतर चलते चलते अपने सिद्धांत गढ़ती हैं और एक तरह से शास्त्रीय स्तर प्राप्त करती हैं। शास्त्र अपने आप में है क्या? शास्त्र तो दरअसल एक तरह का व्याकरण रचने का काम है। एक अच्छी चीज़ को रच दिया जाए तो उसका एक व्याकरण भी गढ़ दिया जाए, और गढ़ दिया जाए ताकि आने वालों को उस व्याकरण का लाभ मिले, बस इतना ही है। लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे शास्त्र रूढ़ होते चले जाते हैं, व्याकरण में बंध जाने की वजह से वो बहुत अपने एक समय विशेष के साथ बंध जाते हैं। समस्या ये होती है। तो यही समस्या थी इन लोगों के सामने में, ये जो जिनका नाम मैंने लिया, हबीब तनवीर और पणिक्कर और कारंत, बंसी कौल, रतन थियम जैसे लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि नाट्य शास्त्र के बारे में बहुत कुछ सुना है, नाट्य शास्त्र पुस्तक उपलब्ध है, उसकी टीका उपलब्ध है, लेकिन ये नाट्य शास्त्र अपने आज के समय से कितना दूर है? मतलब आज़ाद भारत के नागरिक और नाट्य शास्त्र, इन दोनों के बीच में कहीं कोई पुल था? वो पुल तो रचने की ज़रूरत थी, उस पुल को रचना था। पुल रचने के मामले में सबसे कठिन पुल उसके लिए था जो अभिजात के बीच की संस्कृति को उठाकर लाने का प्रयास नहीं कर रहा था, बल्कि वो एकदम से लुप्त हो गई, जिसके लिए भारतेंदु ने अपने नाट्य शास्त्र में कहा भ्रष्ट। तो भ्रष्ट जैसे जो रूप थे उनके बीच में तलाश करने का काम, और बड़ा ही महान काम, ये बंसी कौल ने किया। जहाँ तक सवाल विदूषक का है, विदूषक निश्चित रूप से अगर आप कोई तत्व की बात करना चाहेंगे तो लोक का एक सबसे अनिवार्य तत्व तो है, विदूषक तो है ही। लेकिन रंग विदूषक केवल विदूषक को लाने का आयोजन भर नहीं था। उसके साथ बंसी कौल उस तरह के पूरे संस्कार, कला संस्कार के साथ जूझते हैं जिनका रिश्ता नट से है, जिसका रिश्ता सर्कसबाजी, कर्तव्यबाजी से है, जो अलग अलग ऐसी क्रीड़ाएं, जिन क्रीड़ाओं को नागर सभ्यता ने रिजेक्ट भी किया था। याद कीजिए, कई दफ़ा जब अपने बच्चों को, मतलब माँ अपने बेटे को जब गाली देना चाहती है, कहती है नट्टिन और इस तरह के बहुत सारे, मतलब कि वो दरअसल एक तरीके से कहें तो वो अपमानजनक शब्द बन गए। इस वजह से बन गए क्योंकि उसके साथ जो जुड़ा हुआ जो श्रम संस्कार था उसको मुख्यधारा ने खारिज कर दिया, उसको नागर जीवन ने खारिज कर दिया। अब वहाँ से जूझ करके, वहाँ से उनको ढूंढ कर लाने में
आप उस समय जो चीज़ खारिज हुई थी वो आज एक्सेप्टेबल हो गई है अपने आप से, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आज़ाद भारत के छठे दशक के भारत के शहरी मध्य वर्ग को उन चीज़ों के साथ लेकर जाना ये एक बड़ा चैलेंज था। कारण जी ने एक तीसरा रास्ता चुना है, और कारण जी जो है उस लोक को लेकर आते हैं, वो मज़ेदार है। कारण जी कालिदास का नाटक करते हैं और वो उनके यहाँ एक विलोम होता है, और वो विलोम जो है वो शास्त्रीय अर्थों के को चैलेंज करता हुआ दिखता है। तो दरअसल लोक का तात्पर्य उस पूरी भावधारा, उस पूरी विचारधारा, उस पूरी सौंदर्य धारा से है, जिस सौंदर्य धारा को मानव अपने श्रम के जरिए गढ़ता है, और जो कई दफ़ा जैसे आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, वो कई दफ़ा वो छूट जाती हैं। उनको वापस लाने के लिए फिर किसी को सामने आना पड़ता है। कभी वो कारंत आते हैं, कभी वो बंसी कौल आते हैं, कभी वो पणिक्कर आते हैं। हम लोग इस मामले में बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि हमारे पास नाट्य के नाम पर बड़ा ही समृद्ध भंडार है, जो सब अब आज की डेट में नाट्य शास्त्र भी पूरी तरह से मतलब समझ में आने वाला ग्रंथ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें पता है कि आज़ाद भारत में जब पहली दफ़ा संस्कृत नाट्य समारोह होते थे तो क्या कठिनाई होती थी। नाट्यशास्त्र के तकनीकी शब्दों को समझने को लेकर के भी बड़ी कठिनाई होती थी। भरतनाट्यम रचने वाले लोग जो हैं वो दरअसल श्लोकों को पढ़ करके और उसका अर्थ करने की चेष्टा करते थे, मतलब नृत्य के स्तर पर करण और अंगहार और चारी को बनाने और रचने में। तो ये प्रक्रिया जो है, तो आज की डेट में कम से कम 2020 में हम एक ऐसे भारत में मौजूद हैं जहाँ पर कि हमारे पास में बहुत दूर तक हमारी शास्त्रीय परंपराएं, बहुत दूर तक हमारी, जिसको अब उपशास्त्रीय परंपरा कहते हैं। बस उपशास्त्रीय परंपरा कुछ भी नहीं है, वो लोक है जिसको शास्त्र ने देखा कि बड़ा सुंदर है, उसको अपनी तरफ खींच लिया है। तो ये शास्त्रीय परंपरा, उपशास्त्रीय परंपरा और उनसे भी बाहर जो परंपराएं, जिनको कई दफ़ा पारंपरिक शब्द जो है अपने आप में कुछ लोगों को लगता है लोक ना बोलो, पारंपरिक बोलो, क्योंकि जब शास्त्र निबद्ध है तो लोक से बाहर है। खैर ये सब बहस में मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे लगता है कि शायद इस पर एक अलग लेक्चर भी है। मैं अपनी बात को इस बात के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ। अपने युवा कलाकार मित्रों को मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्द लेकर ये कहना चाहता हूँ कि किसी से न डरो, न लोक से, न वेद से, न मंत्र से, न शास्त्र से। डरना किसी से नहीं है। कलाकार के लिए लोक, वेद, शास्त्र, ये सब के सब, वेद, ये सब के सब हमारे लिए, हमारे अपने ज्ञान की जो सीमाएं हैं उनको तोड़ने के लिए बने हुए साधन हैं। एक सर्जक को एक सर्जक की तरह आगे बढ़ते जाना है, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने, मैं देख पा रहा हूँ ढेर सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, और मैं सचमुच में अभिभूत हूँ। आप सभी लोग मेरी बात को सुन रहे थे। आप सबको धन्यवाद करता हूँ। अगर कोई प्रश्न हो तो मैं प्रश्न लूँगा। जय हिंद। क्या है प्रश्न? एक प्रश्न है, अजय ने पूछा है, ये मेरा बड़ा ही प्रिय मित्र है, मेरा रूममेट है। हाउ अबाउट मुंबई थिएटर ग्रुप्स एंड देयर रोल, पृथ्वी थिएटर एंड कैंडल एंड दिनेश ठाकुर। लाइव चल रहा है ना? हाँ अजय, नहीं इसमें ये सब के सब इन लोगों ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। इसके बारे में क्या कहूँ, पृथ्वी थिएटर ने बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसी तरह से जोफ्रे कैंडल का भारत में आना अपने आप में एक बहुत ही सुखद संयोग था
इस बहाने से मुझे लगता है अजय की बात से मुझे ये कहना चाहिए कि दरअसल ये अयम निजा परो वेति का मामला है नहीं। हम सबको पूरी तरह से याद रखना पड़ेगा कि दरअसल कलाओं की दुनिया अंततः है, मतलब मैंने कहा एके साधे सब सद है, मतलब स्थानीय होना मतलब ये नहीं है कि वो सार्वभौमिक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? स्थानीय होना अपने आप में काफ़ी है सार्वभौमिक होने के लिए। जो महानतम रचनाएं हैं भाषाओं के परे जाती हैं, वो संस्कृतियों के पार जाती हैं। आपको याद रखना पड़ेगा नाट्य शास्त्र को लेकर के जितने प्रयोग हमारे अपने देश में, उससे कम प्रयोग विदेशों में नहीं हुए। अगर हमारे नाट्य शास्त्र को पीटर ब्रूक अपनाते हैं तो मुझे क्या समस्या है कि मैं ऑक्सीडेंटल थिएटर के ढेर सारे ऐसे फैक्टर्स को भारत में इंट्रोड्यूस किया जाए और उसका इस्तेमाल हम करें। तो कंडल साहब ने हमारे लोगों को पश्चिम का थिएटर सिखलाया, शेक्सपियर का थिएटर सिखलाया। एक और बड़ा काम यह हुआ कि शशि कपूर को उनकी पत्नी मिल गई और मेरा ख्याल है अजय का जवाब तो हो गया। दिल्ली के रंगमंच को क्या कहेंगे, जहां लोक का टोटा हो गया है, दर्शकों की उपस्थिति बहुत कम हो गई है। ये दिल्ली का ही का किस्सा नहीं है, इस पर अलग से एक बड़ी चर्चा होनी चाहिए। ये बड़ी दर्दनाक बात है, लेकिन मुझे लगता है ये थोड़े में इस पर नहीं कहा जा सकता। ये दुख की बात है कि नाटक या तो मेरी कमी है कि एक नाटककार के रूप में या एक नाट्य प्रस्तोता के रूप में मैं दर्शक को खींच नहीं पा रहा, या फिर समस्या उसकी है जिसके लिए प्रसन्ना सर्कल वो बहुत मतलब तेजना और गुस्से में थे। वो समस्या इस सभ्यता की है, इस सभ्यता में जहाँ पर कि लोगों के पास में शायद वो साहित्य संगीत कला के लिए अवसर नहीं, जबकि हमारे पुरखों ने कहा था कि भाई अगर इनसे दूर जाओगे तो पशु हो जाओगे। लेकिन इसके बाद भी वामनदा नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, आप भी सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि अब मैं अपनी बात समाप्त करूं और मैं एक बार फिर से सुमित, अमन, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। आपने मुझे इस तरह के प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा किया। मैं जानता हूं कि मैं इसके योग्य नहीं हूं, लेकिन अवसर अगर मिले तो इसका उपयोग करना चाहिए। बंसीदा ने कल भी फ़ोन किया था और उन्होंने ये भी कहा कि तेरे को सुनूंगा, और साथ में ये भी कहा कि किया हुआ वादा पूरा नहीं किया है। तो बंसीदा जैसे गुरुओं के वजह से ऐसा है कि मेरे जैसा व्यक्ति थोड़ा बहुत रचनात्मक रह पाता है अपनी सारी व्यस्तताओं के बीच में। मैं इस सार्वजनिक मंच पर बंसीदा को वादा करता हूं कि मैं जल्दी ही एक नया नाटक लिखूंगा और वो कोशिश होगी कि वो कोरोना काल का नाटक हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।